टीएमसी वर्सेस ईसीआई के बीच अब क्या ऐसी बातें सामने आ रही है कि सीधा सवाल उठ रहा है कि क्या मुस्लिम वोटर्स को टारगेट किया गया है और वेस्ट बंगाल में इलेक्शन से पहले क्या शॉकिंग चीजें अब और सामने आई है। चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बल्कि डेमोक्रेसी के कोर पर सवाल बन गया है। और कैसे डेटा ये शो करता है कि क्या मुस्लिम वोटर्स टारगेट हुए हैं या उल्टा हिंदू वोटर्स को ही टारगेट किया गया है। चलिए आज के इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। सो पिक्चर ये है कि वेस्ट बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रोसेस के थ्रू वोटर लिस्ट को अपडेट किया गया और इस प्रोसेस के बाद जो नंबर सामने आए हैं उन्होंने पॉलिटिकल स्टॉर्म क्रिएट कर दिया है। टोटल अराउंड 91 लाख वोटर्स के नाम इलेक्टोरल रोल से हटा दिए गए हैं और सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी ये है कि इसमें मुस्लिम वोटर्स का प्रोपोर्शन उनकी पॉपुलेशन शेयर से काफ़ी ज़्यादा है। अब डेटा के हिसाब से 31.1 लाख यानी 34% डिलीटेड वोटर्स मुस्लिम हैं, जबकि उनकी पॉपुलेशन सिर्फ 27% है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। इसका मतलब ये हो सकता है कि डिलीशन डिस्प्रोपोर्शनेटली मुस्लिम वोटर्स पर इम्पैक्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट ये भी है, क्योंकि एब्सोल्यूट नंबर्स में देखा जाए तो 57.47 लाख यानी 63% डिलीटेड वोटर्स हिंदूज हैं। तो डिबेट अब ये है कि क्या ये टारगेटिंग है या फिर एक ब्रॉड बेस्ड क्लीन अप प्रोसेस जिसमें सभी कम्युनिटीज़ अफेक्ट हुई हैं। अब बीजेपी का स्टैंड इस केस में हमेशा से क्लियर रहा है कि ये एक ड्राइव टू सैनिटाइज द इलेक्टोरल रोल्स एंड रिमूव इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स फ्रॉम बांग्लादेश है। मतलब उनके अकॉर्डिंग ये प्रोसेस इलीगल वोटर्स को हटाने के लिए है। लेकिन अपोजिशन पार्टीज इंक्लूडिंग टीएमसी इस नैरेटिव को रिजेक्ट कर रही है और कह रही है कि एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। टीएमसी चीफ और वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने सीधा आरोप लगाया है कि बीजेपी ने 91 लाख नाम हटवाए हैं और उन्होंने वार्निंग दी है कि इसका पॉलिटिकल फॉल आउट होगा। उन्होंने अमित शाह पर इंटिमिडेशन का भी आरोप लगाया है। ये सब एलिगेशन एक चार्ज्ड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां हर साइड अपनी नैरेटिव पुश कर रहा है। अब अगर ग्राउंड लेवल डेटा देखें तो और भी इंटरेस्टिंग पैटर्न सामने आता है, जैसे कि बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहां मातुआ कम्युनिटी का डोमिनेंस है वहां हिंदू वोटर्स के डिलीशंस काफी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल बागदा असेंबली सीट में 50,230 वोटर्स डिलीट हुए, जिसमें 46,826 हिंदूज हैं और सिर्फ 3,264 मुस्लिम्स। सिमिलरली बोंगाओ उत्तर में भी मेजॉरिटी डिलीशंस हिंदू के हैं। इसका मतलब ये नैरेटिव कि सिर्फ मुस्लिम वोटर्स टारगेट हो रहे हैं वो पूरी तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। लेकिन फिर एडजुडिकेशन प्रोसेस के डेटा ने फिर से डिबेट को ट्विस्ट कर दिया है। जब इनिशियल ड्राफ्ट रोल्स पब्लिश हुए 28 फरवरी को तो 63 लाख वोटर्स ड्रॉप हुए, जिसके बाद 60 लाख लोग जुडिशियल स्क्रूटनी के लिए गए और 6 अप्रैल को एडिशनल 27 लाख वोटर्स को एक्सक्लूड कर दिया गया और यहीं से कंट्रोवर्सी और इंटेंस हो गई, क्योंकि एडजुडिकेशन के दौरान मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा डिलीशंस हुए। मुर्शिदाबाद जहां मुस्लिम्स पॉपुलेशन हाईएस्ट है वहां 4.55 लाख वोटर्स एक्सक्लूड हुए। नॉर्थ 24 परगानास में 3.25 लाख और मालदा में 2.39 लाख डिलीशंस हुए। और कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज जैसे भवानीपुर और नंदीग्राम में एडजुडिकेशन के दौरान मुस्लिम वोटर्स के डिलीशंस हिंदू से ज़्यादा रहे हैं। तो ये डेटा अपोजिशन के क्लेम्स को फ्यूल करता है कि प्रोसेस न्यूट्रल नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है या पॉलिटिकल टूल, क्योंकि इलेक्शन से सिर्फ 2 हफ्ते पहले वोटर बेस का इतना बड़ा चेंज होना अपने आप में अनयूजुअल है। इलेक्टोरेट अब 6.75 करोड़ रह गया है, जबकि एसआईआर से पहले ये 7.66 करोड़ था और 2021 इलेक्शंस में 7.34 करोड़ वोटर्स थे। तो ये ड्रास्टिक रिडक्शन नेचुरली सस्पिशन क्रिएट करता है। और इसी बैकड्रॉप में टीएमसी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बीच जो मीटिंग हुई नेशनल कैपिटल में वो और भी ड्रामेटिक हो गई। टीएमसी डेलीगेशन ने क्लेम किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने उनको सिर्फ 7 मिनट के अंदर गेट लॉस्ट कह दिया। डेरेक ओब्रायन ने मीडिया के सामने कहा कि विदिन 7 minutes ऑफ द मीटिंग ही टोल्ड अस टू गेट लॉस्ट आफ्टर बीइंग टोल्ड, सो वी लेफ्ट। वी आर द सेकंड लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन पार्लियामेंट, येट दिस इज द कंडक्ट वी आर मेट विद। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने इस नैरेटिव को कम्प्लीटली रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्ट्रेट टॉक किया और इलेक्शंस को फियर फ्री, वायलेंस फ्री, इंटिमिडेशन फ्री और इंड्यूसमेंट फ्री बनाने का अश्योरेंस दिया। ईसीआई सोर्सेज ने यह भी कहा कि डेरेक ओब्रायन ने खुद शाउटिंग की और डेकोरम मेंटेन नहीं किया। उनका कहना था कि शाउटिंग एंड इंडिसेंट बिहेवियर इज नॉट अप्रोप्रिएट। तो यहाँ क्लियरली एक ही सेड
शी सेड सिचुएशन है जहां दोनों साइड्स अपनी अपनी स्टोरी बता रहे हैं और ट्रुथ समवेयर इन बिटवीन हो सकता है या कम्प्लीटली किसी एक साइड पर हो सकता है। लेकिन जब इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच ट्रस्ट डेफिसिट इतना बढ़ जाए तो पब्लिक के लिए सच समझना मुश्किल हो जाता है। अब टीएमसी ने ये भी क्लेम किया कि उन्होंने 9 लेटर्स लिखे थे इलेक्शन कमीशन को जो एलिजिडली इग्नोर किए गए। डेरेक ओब्रायन ने कहा, वी ऑल्सो सेड दैट इफ इट हैड बिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह राइटिंग दोज लेटर्स द सीसी वुड हैव डेफिनेटली रिस्पॉन्डेड। अब ये स्टेटमेंट डायरेक्टली बायस का एलिगेशन लगाता है कि कमीशन रूलिंग पार्टी के इन्फ्लुएंस में काम कर रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, टीएमसी ने कुछ ऑफिसर्स पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कुछ ऑफिशियल्स के ऑब्वियस प्रूवन लिंक्स टू द बीजेपी है और उन्हें इलेक्शन प्रोसेस में इंक्लूड किया गया है। उन्होंने फोटोग्राफिक एविडेंस देने का भी क्लेम किया और डिमांड किया कि इन ऑफिसर्स को ट्रांसफ़र किया जाए। उनका आर्ग्यूमेंट सिंपल था कि अगर इलेक्शन कंडक्ट करने वाले ही न्यूट्रल नहीं है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कैसे पॉसिबल है। मीटिंग के बाद सिचुएशन और एस्केलेट हो गई जब डेरेक ओब्रायन ने सीसी को थीफ और अ क्रिमिनल तक कह दिया और चैलेंज किया कि मीटिंग का वीडियो या ऑडियो रिलीज़ किया जाए। ये लैंग्वेज अपने आप में शो करती है कि कन्फ्रंटेशन कितना इंटेंस हो चुका है। अब इस पूरे कंट्रोवर्सी में दूसरे अपोजिशन लीडर्स भी जंप इन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन हटा दिया जाए तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब ये ओपनली क्लियर है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के अंदर काम कर रही है। उन्होंने ये भी बोला कि ऐसे ट्वीट से एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन डैमेज होती है। अब ये पहली बार नहीं है जब इलेक्शन कमीशन पर ऐसे एलिगेशंस लगे हैं। पहले भी राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया था, जिसके जवाब में सीसी ने कहा था कि अ लाई इफ रिपीटेड सेवरल टाइम्स डज नॉट बिकम अ ट्रुथ, और उन्होंने एविडेंस की डिमांड की थी। तो अब सिचुएशन ये है कि एक तरफ डेटा है जो मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहा है, एक तरफ पॉलिटिकल एलिगेशंस है जो ट्रस्ट को अंडरमाइन कर रहे हैं, और तीसरी तरफ एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसे अपनी क्रेडिबिलिटी मेंटेन करनी है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन से नहीं चलता बल्कि ट्रस्ट से चलता है। अगर वोटर्स को लगने लगे कि उनका नाम बिना रीज़न के हटा दिया गया है या सिस्टम बायस्ड है तो वो पार्टिसिपेशन से दूर हो सकते हैं और ये डेमोक्रेसी के लिए डेंजरस सिग्नल है। और अब जब इलेक्शन सिर्फ 2 हफ्ते दूर है तो ये कंट्रोवर्सी और भी क्रिटिकल हो जाती है, क्योंकि इस वक्त वोटर कॉन्फिडेंस सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर लोगों को डाउट है कि इलेक्टोरल रोल्स एक्यूरेट नहीं है या किसी कम्युनिटी को डिस्प्रपोर्शनेटली इम्पैक्ट किया गया है तो इलेक्शन रिजल्ट्स पर भी सवाल उठ सकते हैं। फाइनल टेक अवे ये है कि ये इशू सिर्फ हिंदू वर्सेस मुस्लिम या टीएमसी वर्सेस बीजेपी का नहीं है। ये इशू है इलेक्टोरल इंटीग्रिटी का, ट्रांसपेरेंसी का और अकाउंटेबिलिटी का। जब तक कि इलेक्शन कमीशन क्लियरली और कन्विंसिंगली ये एक्सप्लेन नहीं करता कितने बड़े स्केल पर डिसीजंस कैसे और क्यों हुए हैं, तब तक ये कंट्रोवर्सी खत्म नहीं होगी। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।